को देखते हुए मुस्कुराकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। फिर इशिका ने भी मुस्कुराकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया और अपनी चेयर पर बैठ गई। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सबका नाश्ता खत्म होते ही सभी जेंट्स इशिका के माथे पर किस करके उसे बाय बोलकर अपने अपने कामों के लिए निकल गए। फिर इशिका भी अपना ब्रेकफास्ट करके सबके बाय बोलकर निकल गई। वह अपनी लग्जरियस कारों के काफिले के साथ अपने ऑफिस पहुंच गई। राजवंश ग्लोबल एंटरप्राइजेस के ऊंचे कांच के दीवारों के पीछे आज का माहौल बहुत भारी था। जब इशिका की कई गाड़ियों का काफिला वहां आकर रुका तो सुरक्षा कर्मियों की सांसें जैसे थम ही गई। वह अपनी ब्लैक ड्रेस में कार से बाहर निकली। उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक थी जो इस गर्मी में भी किसी का खून जमा सकती थी। बिना किसी की तरफ देखे उसने अपने भारी और सादे हुए कदमों से आगे बढ़ी। हर कोई सर झुकाए खड़ा था। उसका डार्क ऑरा पूरे फ्लोर तक फैल चुका था। उसने अपने लग्जरियस कैबिन में कदम रखते ही अपनी चेयर घुमाई और अपने असिस्टेंट वीर की तरफ देखते हुए कहा, शेड्यूल। उसका स्वर छोटा और स्पष्ट था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी। वीर ने फाइल आगे बढ़ाई। मैम, आज नई डील की मीटिंग है। लेकिन वीर थोड़ा हिचकिचाया। प्रोजेक्ट की कुछ फाइलें गायब हैं। इशिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसकी उंगलियां मेज पर थिरकने लगी। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मीटिंग रूम में चलो। वीर ने मन ही मन सोचा, आज पक्का किसी की मौत पक्की है। जैसे इशिका का नाम मीटिंग रूम में प्रवेश किया, वहां सन्नाटा पसर गया। मेज के चारों ओर बैठे बोर्ड मेंबर और हेड्स की रूह कांप गई। वह अपने मुख्य कुर्सी पर बैठी और अपनी कोल्ड नजरों से हर एक शख्स को स्कैन करने लगी। कमरे का तापमान अचानक जैसे गिर गया हो। राजवंश ग्लोबल में वफादारी की कीमत बहुत ऊंची है, उसने मेज पर एक पेन घुमाते हुए कहा, लेकिन गद्दारी की कीमत बहुत ही खौफनाक है। उसने अपना लैपटॉप उठाया और स्क्रीन पर कुछ फुटेज और ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक कर रही थी। वहां बैठे एक सीनियर मैनेजर मिस्टर खन्ना का चेहरे का रंग उड़ गया। वह पसीने से तरबतर हो चुका था। इशिका की नजरें सीधे खन्ना पर टिकी। तुमने सोचा मेरी इन्फॉर्मेशन राइवल कंपनी को बेचकर बच जाओगे? खन्ना हकलाते हुए बोला, मैम, वो मुझे माफ़ कीजिए। उसकी बात पूरी होने से पहले इशिका उठी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने इशारा किया और दो हेड कैट बॉडीगार्ड ने खन्ना को दबोच लिया। इशिका उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कमरे में मौजूद बाकी लोग अपनी कुर्सी से चिपक गई। हिम्मत नहीं की कि वह अपनी पलक भी झपका सके। कुछ देर बाद वह मीटिंग रूम से किसी कॉर्पोरेट ऑफिस का हिस्सा कम और किसी डेथ चैम्बर जैसा महसूस हो रहा था। 50वें फ्लोर पर स्थित इस कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ कांच की थी, जो बाहर से तो पारदर्शी दिखती थी, लेकिन अंदर से एक भी चीख बाहर नहीं जा सकती थी। कमरों के बीचों बीच एक विशाल ब्लैक मार्बल की मेज थी, जिसकी चमक इतनी तीखी थी कि उसमें छत की लाइट किसी जलती हुई आग की तरह लग रही थी। इशिका अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठी। उसकी ठीक सामने खन्ना फर्श पर घुटने के बल पड़ा था। उसने हाथ पीछे बंधे थे और वह पसीने से भीगा हुआ था। कमरे का तापमान 16 डिग्री पर सेट था, लेकिन खन्ना के चेहरे पर डर की वजह से पसीने के बूंदें जमा रही थी। इशिका ने अपनी मेज के नीचे एक सीक्रेट बटन को दबाया। कमरे के बीचे बीच एक फर्श का हिस्सा सरक गया और नीचे से एक मेंटल मशीन ऊपर आई। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी। इशिका की अपनी इंट्रोगेशन टेबल थी। इसमें लोहे के शिकंजे और बिजली के बारीक तार लगे हुए थे। उसने अपनी ठंडी आवाज में वीर को इशारा किया, इसे वहां चढ़ाओ। गद्दारी की कीमत इसे अपनी खाल से चुकानी पड़ेगी। वीर और दो बॉडीगार्ड ने खन्ना को घसीटते हुए उसे मशीन पर लेटा दिया। खन्ना गिड़गिड़ा रहा था, मैम, रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे हैं। इशिका खड़ी हुई
और धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। उसने एक छोटा सा रिमोट अपने हाथ में लिया। खन्ना, तुमने मेरे प्रोजेक्ट की फाइल बेची है, अब मैं तुम्हारी याददाश्त और तुम्हारे इन हाथों का हिसाब करूंगी। उसने रिमोट बटन दबाया। मशीन के शिकंजे में खन्ना की कलाई और टखनों में धंस गई। फिर मशीन से छोटी छोटी सुइयां निकली जो खन्ना के फिंगर टिप्स के आकर रुकी। शुरू करें, इशिका ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने अगला बटन दबाया, उस सैया से खन्ना के नाखूनों के अंदर चुभना शुरू कर दिया। खन्ना के गले में एक ऐसी चीख निकली खन्ना के गले में एक ऐसी चीख निकली जो किसी जानवर के जैसी थी। उसकी आंखें बाहर आने के हो गई। कमरे में मौजूद बाकी 10 बोर्ड मेंबर्स की हालत खराब हो गई। कोई अपने नजरें नहीं झुकाए खड़ा था तो किसी का सिर कांप रहा था। इशिका भई खड़ी होकर खन्ना की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। दर्द हो रहा है, यह तो बस शुरुआत है। उसने मशीन का वोल्टेज बढ़ाया। अब खन्ना के शरीर में एक बिजली से झटके लग रहे थे। उसका शरीर मछली की तरह तड़प रहा था। इतनी खौफनाक थी कि कमरे में हवा भी भारी हो चुकी थी। खन्ना की उंगलियों से खून रिसकर उसे सफेद मशीन को लाल कर रहा था। इशिका ने झुककर उसके कान में कहा, राजवंश का नमक खाकर दूसरों के तलवे चाटते हो, उनका यही असर होता है। आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं बल्कि एक सबक बनकर यहाँ से बाहर जाओगे। इशिका ने वीर को आदेश दिया, इसके दाहिने हाथ की उंगलियों को काट दो जिससे इसने फाइल साइन की थी। पूरे मीटिंग रूम में खून की गंध और खौफ भर गया। इशिका वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और बड़े आराम से अपनी कॉफी का सिप लिया जैसे वहाँ कुछ हुआ ही न हो। उसके डार्क ओरे ने सबको यह बता दिया कि वह एक केवल वुमेन नहीं बल्कि एक बेरहम शासक है। मीटिंग रूम के उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। सन्नाटे और खन्ना की आखिरी सिसकियों को पीछे छोड़ते हुए इशिका अपनी कुर्सी से उठी और उसके चेहरे पर एक रत्ती भर की भी सिकन नहीं थी। जैसे उसने कभी अभी कोई खौफनाक सजा दी ही नहीं बल्कि एक साधारण कागज पर दस्तक किए हों। जैसे ही मीटिंग रूम के भारी भरकम कांच के दरवाजे हाइड्रोलिक आवाज के साथ खोले, बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने एक झटके से अपनी रीढ़ सीधी कर ली। इशिका के निकलने की आहट मात्र से पूरे 50 के फ्लोर पर जैसे कर्फ्यू लग गया हो। जो कर्मचारी अपनी फाइलों में डूबे थे उन्होंने डर के मारे अपने गर्दन झुका ली। इशिका के ऊंचे हीर्स की खटखटा पूरे कैबिन में किसी मौत के फरमान की तरह गूंज रही थी। उसने अपनी आंखों पर काले रंग के महंगे सनग्लासेस चढ़ा लिए। वीर उसके ठीक 2 कदम पीछे हाथ बंधे उसकी परछाई की तरह चल रहा था। रास्ते में पड़ने वाले हर कैबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था क्योंकि कोई भी कर्मचारी उस ठंड से नज़र से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इशिका उसे खास गोल्डन लिफ्ट के पास पहुंची जो सिर्फ उसके लिए सुरक्षित थी। लिफ्ट के अंदर का हिस्सा मखमली और पूरी तरह शीशों से ढका था। जब लिफ्ट नीचे जाने लगी तो उसने शीशे में खुद को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वही शांति जो तूफान के आने से पहले होती है। उसने अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप किया, वीर ने खन्ना के पूरे खानदान की संपत्तियों को सिद्ध कर दो। मुझे कल तक वह सड़क पर चाहिए। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन से लेकर मुख्य द्वार तक सुरक्षा कर्मियों की 2 लंबी कारें बन चुकी थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, राजवंश ग्लोवर का पूरा स्टाफ एक सुर में झुका। गुड इवनिंग बॉस की गूंज से पूरी लॉबी थरथरा उठी। इशिका ने किसी की तरफ देखा तक नहीं, वह सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गई। जैसे ही उसकी गाड़ियों का काफिला ऑफिस से बाहर निकला, ट्रैफिक पुलिस ने सारा रास्ता खाली कर दिया। इसी बीच इशिका ने अपनी माँ आराध्या जी का नंबर मिलाया। फ़ोन उठाते ही उसकी आवाज़ एकदम बदल गई। वह पत्थरदिल बिजनेस वूमेन अब एक कोमल छोटी बेटी बन चुकी थी। हाँ माँ, बस निकल गई हूँ ऑफिस से, आज बहुत थक गई हूँ। क्या आप मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है? बस 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही थी और पीछे छूट रहा था वह साम्राज्य जहाँ आज एक गद्दार की रूह को अलग किया गया था। अब इशिका अपने
घर की तरफ बढ़ रही थी, जहां वह सबके लिए मासूम और प्यारी बिटिया थी। जैसे ही इशिका की सफेद रॉयल्स राजवंश हवेली के अंदर दाखिल हुई, वहां माहौल ऑफिस से भी बिल्कुल उलट था। सुरक्षा कर्मियों ने झुककर सलाम किया, लेकिन इशिका के चेहरे पर वह खूनी गद्दार वाली शक्ति नहीं थी। उसने अपनी आंखों से काला चश्मा उठाया, उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान ओढ़ ली। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई, उसकी माँ आराध्या जी वहीं खड़ी थी। आ गई मेरी बचिया, तेरा चेहरा थोड़ा थका सा लग रहा है। आराध्या जी ने उसके माथे को चूम लिया। इशिका ने अपनी माँ को गले लगाकर ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे पता ही न हो कि खून क्या होता है। बस माँ, ऑफिस में आज एक छोटी सी फाइल खो गई थी, उसी को ढूंढने में वक्त लगा, जबकि वह फाइल खन्ना की जिंदगी की थी। तभी सीढ़ियों से अधीर और अबीर नीचे गए। वह अपनी बहन की तरफ ही दौड़ पड़े। अरे, हमारी बिजनेस टाइकून आ गई। आज तो सुना है कि तूने मीटिंग में सबकी बोलती बंद कर दी, अबीर ने मजाक में कहा। इशिका ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई। मैंने क्या किया भैया, मैं तो बस चुपचाप सुन रही थी। तभी चाचा अमर और पापा अभिराज जी भी वहां आ पहुंचे। अभिराज जी ने गर्व से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। उन्हें पता था उनकी बेटी बाहर शेरनी है, लेकिन घर की दहलीज के अंदर वह अभी भी उनकी छोटी गुड़िया जो अंधेरे से डरने का नाटक करती है। पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा था। दादा दादी इशिका को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। लाडो, आज ऑफिस में सब ठीक था ना? दादाजी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। दादाजी पुराने खिलाड़ी थे, उन्हें इशिका के डार्क ओरे की भी महक आ रही थी। इशिका ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जी दादू, सब ठीक है, बस एक कचरा था ऑफिस में जिसे आज डस्टबिन में डाल दिया। वहां बैठे अधिराज की नजरें इशिका से मिली। वह इकलौता था जो अपनी बहन की असलियत और उसकी सजा देने वाली मशीन के बारे में जानता था। उसने हल्का सा सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, अच्छा किया। तभी इशिका के फोन पर एक प्राइवेट मैसेज फ्लैश हुआ। वीर का था। काम हो गया मैम, गद्दर का नामो निशान मिट चुका है। इशिका ने फोन वापस रख लिया और बड़े मजे से गाजर का हलवा खाने लगी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मासूम सी दिखने वाली लड़की कुछ घंटों पहले एक इंसान की हड्डियां लटका कर आई है। फिर सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। रात के सन्नाटे में जब पूरी राजवंश हवेली गहरी नींद में डूबी थी, इशिका के लग्जरियस कमरे का भारी दरवाजा धीरे से खुला। अधिराज अंदर दाखिल हुआ। पहचानता था कि उसकी बहन की आंखों में जो चमक थी वह किसी साधारण बिजनेस मीटिंग की नहीं थी। इशिका अपनी बालकनी में खड़ी शहर की लाइटों को देख रही थी। हाथ में पानी का गिलास था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अपने भाई की कदमों की हाथ में आ गई। इतनी रात को यहाँ सोने नहीं गए भैया? इशिका ने बेहद शांत और मासूम आवाज में पूछा, वही आवाज जो वह अपने घर वालों के सामने इस्तेमाल कर रही थी। आधी रात उसके पास आकर खड़ा हो गया और सीधे उसकी आंखों में झाँक कर कहा, नाटक छोड़ो प्रिंसेस, यहाँ कोई नहीं है। मुझे पता है आज ऑफिस के जजमेंट चेंबर की मशीन चालू हुई थी। क्या किया तुमने खन्ना के साथ? इशिका के चेहरे पर वह मासूमियत एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों में वही डार्क ओला वापस लौट आया। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वही किया जो एक गद्दार के साथ होना चाहिए। उसे ऐसी सजा दी कि उसकी रूह भी अब राजवंश का नाम सुनकर कांपेगी। उसकी उंगलियां अब किसी और कंपनी के लिए फाइल साइन नहीं कर पाएंगी। अधिराज ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसकी बहन कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसने उसे रोका नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक गर्व भरा भाव आ गया। मैं ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज और सर्वर से उसे वक्त का सारा डेटा पहले ही डिलीट करवा दिया है, अधिराज ने धीमी आवाज में कहा। पापा या चाचा को भनक भी नहीं लगेगी कि आज मीटिंग रूम में क्या खेला गया है। इशिका ने मुस्कुराते हुए अपने भाई के कंधों पर हाथ रखा। मुझे पता था भाई, आप संभाल लेंगे। आखिर आप ही हैं जो मेरी इस डार्क साइड को समझते हैं। अधिराज ने उसके सिर पर हाथ फेरा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरी बहन का साम्राज्य सुरक्षित रहना चाहिए। अगर उसे बचाने के लिए हाथ गंदे करने पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भाई बहन उस अंधेरी रात में एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े थे।
राजवंश परिवार के बाकी सदस्यों को लग रहा था कि उनकी बेटी एक नाजुक कली है, लेकिन आधी रात जानता था कि वह उसे साम्राज्य की रक्षक और भक्षक दोनों ही है।